नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में और कोशिका के अंदर हमने अभी तक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं तक पढ़ लिया है। मित्रों, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोशिका में उपस्थित झिल्ली रहित कोशिकाओं के बारे में। तो कोशिका में उपस्थित जो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं साथियों, वो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? झिल्ली रहित जो कोशिकांग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम। राइबोसोम्स। दूसरा होता है साथियों तारक केंद्र, या अपन बोलते हैं इसे तारक काय। साथियों इसे कहा जाता है तारक केंद्र या तारक काय। सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम, या दोस्तों इसे कहा जाता है सेंट्रियोल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? इसको कहा जाता है सेंट्रियोल, या इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। मित्रों, तीसरा जो होता है वो था केंद्रिका। क्या था? केंद्रिका, या साथ ही इसे कहते हैं केंद्रिक। क्या कहा जाता है? केंद्रिक, या मित्रों इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। मित्रों, ये 3 प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं साथियों। पहला है राइबोसोम, दूसरा है तारक केंद्र तारक काय, या फिर साथियों इसे कहा जाता है केंद्रक काय। क्या कहा जाता है? केंद्रक काय भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक काय भी इसे कहा जाता है। मित्रों, तीसरा होता है केंद्रिका, केंद्रिक या फिर न्यूक्लियोलस। हम शुरू करते हैं साथियों राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे तारक केंद्र। और मित्रों, ये जो केंद्रिका वाला जो पार्ट है केंद्रिक है, और न्यूक्लियोलस वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। केंद्रक जब मैंने आपको कराया था, उस केंद्रक वाले टॉपिक के अंदर साथियों केंद्रिका या केंद्रिक या न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने बता रखा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर आपको बताया है केंद्रिका, केंद्रिक और न्यूक्लियोलस के बारे में आपको बताया है। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज राइबोसोम। क्या शुरू करते हैं? ये राइबोसोम शुरू करते हैं। तो साथियों क्या होता है राइबोसोम? इसकी जो खोज है वो 1953 ईस्वी के अंदर पेलेट नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन? जॉर्ज पेलेट नामक एक वैज्ञानिक थे। जॉर्ज पेलेट। जॉर्ज पेलेट नामक एक वैज्ञानिक हुए थे साथियों, और 1953 ईस्वी के अंदर किसकी खोज की थी? इस राइबोसोम की खोज की थी। इसलिए साथियों इसको क्या बोला जाता है? पेलेट ग्रेन्यूल इसको बोला जाता है, या साथियों इसको बोला जाता है पेलेट पार्टिकल। क्या बोला जाता है? पेलेट पार्टिकल के नाम से भी इसे जाना जाता है। पेलेट पार्टिकल के नाम से भी इसे क्या होता है साथियों? जाना जाता है। मित्रों, 1953 ईस्वी के अंदर जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसलिए साथियों इन्हें कहा जाता है पेलेट ग्रेन्यूल, या साथियों इन्हें कहा जाता है पेलेट पार्टिकल। क्या कहा जाता है? पेलेट ग्रेन्यूल।
या मित्रों इसे कहा जाता है पेलेट पार्टिकल। क्या कहा जाता है? पेलेट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। मित्रों इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है वो व्यास होता है 170 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 230 एंगस्ट्रॉम तक इसका क्या होता है? व्यास होता है। साथ ही यह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर ये क्या होता है साथियों? पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये साथियों पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें मित्रों तो क्या होता है? ये कोशिका का सार्वभौमिक कोशिकांग है। कोशिका का सार्वभौमिक कोशिकांग है। कौन सा साथियों? ये राइबोसोम। क्या कहा जाता है इसे? कोशिका का सार्वभौमिक कोशिकांग कहा जाता है मित्रों। किसको कहा जाता है? इस राइबोसोम को कहा जाता है। इसके बाद देखिए साथियों, यदि हम बात करें इस राइबोसोम की तो कोशिका में पाया जाने वाला साथियों, कोशिका में पाया जाने वाला, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा व झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है। कोशिका में सबसे छोटा और झिल्ली रहित कोशिकांग है साथियों। कौन सा? ये राइबोसोम। मित्रों इस राइबोसोम की बात करें अपन तो यह, इसका जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? इसका जो निर्माण होता है साथियों, इसका निर्माण जो होता है वो होता है केंद्रिका, या हम इसे बोलते हैं केंद्रिक, या मित्रों इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। इसका जो निर्माण होता है वो कहां होता है साथियों? केंद्रिक में या फिर केंद्रिका में, या फिर साथियों इसका जो निर्माण होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है। मित्रों कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का जो काम करता है, प्रोटीन बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये राइबोसोम करता है साथियों। इसलिए कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? इस राइबोसोम को। और साथियों इसे कहा जाता है कोशिका का इंजन। क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन। कोशिका का क्या कहा जाता है साथियों? इंजन कहा जाता है। मित्रों यह बना किसका होता है? इसके अंदर पाया जाता है साथियों आरएनए व प्रोटीन से निर्मित होता है। ये इसका जो निर्माण होता है साथियों वो किससे होता है? आरएनए व प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। मित्रों यहां तक एक बार फिर से देखिए आप, यदि बात करें हम इस राइबोसोम की तो सन 1953 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज पेलेट। क्या नाम है? जॉर्ज पेलेट नामक एक वैज्ञानिक है। और जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। इस राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इसे बोला जाता है साथियों, क्या बोला जाता है? पेलेट ग्रेन्यूल, या फिर बोला जाता है पेलेट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। किसको साथियों? इस राइबोसोम को। मित्रों इसका जो व्यास होता है वो होता है 170 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 230 एंगस्ट्रॉम तक इसका व्यास होता है। यदि हम बात करें इस राइबोसोम की तो साथियों ये प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। मित्रों इसका जो निर्माण होता है वो केंद्रिका में या फिर केंद्रिक या फिर न्यूक्लियस में होता है। और साथियों यदि हम बात करें इस राइबोसोम की तो कोशिका का सार्वभौमिक कोशिकांग कहलाता है राइबोसोम। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा व झिल्ली रहित कोशिकांग होता है मित्रों।
यदि हम बात करें इस राइबोसोम की, तो साथियों कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है कौन? ये राइबोसोम करता है। इसलिए कोशिका की प्रोटीन जो फैक्ट्री कही जाती है वो किसे कहा जाता है साथियों? इस राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का इंजन कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है? इस राइबोसोम को कहा जाता है मित्रों। और ये जो राइबोसोम होता है ये आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। और ये साथियों किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई है। साथियों यदि हम बात करें आगे इस राइबोसोम की, तो देखिए साथियों इस राइबोसोम की बात करते हैं अपन। तो मित्रों ये जो राइबोसोम होता है ये या तो किसके साथ पाया जाएगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारी, अंतःपर्दवी जालिका होती है, या जिसे अपन बोलते हैं ईआर। मित्रों ये ईआर जिसे अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे बोला जाता है साथियों, क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। जुड़ा हुआ पाया जाता है, या साथियों स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाया जाता है, या स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाया जाता है। मित्रों यदि हम बात करें इस राइबोसोम की, तो इस प्रकार से हमारी कोई कोशिका होती है साथियों। इस प्रकार से क्या होती है? हमारी कोशिका होती है। कोशिका के बाहर यदि हम बात करें केंद्र, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है मित्रों। और यहां पर क्या होता है? इसके ये अंतःपर्दवी जालिका साथियों जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? अंतःपर्दवी जालिका जुड़ी होती है साथियों। और इस अंतःपर्दवी जालिका पर इस प्रकार से क्या पाया जाता है साथियों? राइबोसोम लगा हुआ पाया जाता है। यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। या मित्रों ये कोशिका के अंदर साथियों क्या होता है? स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इस प्रकार इसे इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? सार्वभौमिक क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। ये अंतःपर्दवी जालिका के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है, या फिर पाया जाता है साथियों स्वतंत्र अवस्था के अंदर। मित्रों ये जो राइबोसोम होता है इसकी दो इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां होती है इस राइबोसोम की? दो इकाइयां होती है साथियों। इसकी दो इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां होती हैं? दो इकाइयां होती है इसकी। छोटी इकाई जो होती है साथियों, छोटी इकाई जो होती है वो होती है 70S, और बड़ी जो इकाई होती है साथियों वो होती है 80S। मित्रों ये दोनों जो इकाइयां होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। और इनको जो जोड़ने का काम किया जाता है, इनको जो स्थिर करने का काम किया जाता है साथियों, वो किया जाता है मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के द्वारा। 2 आयन के द्वारा जोड़ने व स्थिर रखने का काम किया जाता है। रखने का काम किया जाता है। मित्रों राइबोसोम जो होता है वो अंतःपर्दवी जालिका के साथ जुड़ा हुआ या फिर स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसकी दो इकाइयां होती है साथियों। छोटी इकाई होती है 70S प्रकार की, और बड़ी इकाई होती है वो होती है 80S प्रकार की। दोनों आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है साथियों, और इन्हें जोड़ने या स्थिर रखने का जो काम किया जाता है वो मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के द्वारा किया जाता है। इसलिए साथियों इसको स्थिर बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है साथियों? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन बनाए रखता है। यदि हम बात करें साथियों इस 70S प्रकार के राइबोसोम की, किसकी बात करें? 70S प्रकार के राइबोसोम की हम बात करते हैं साथियों, तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है मित्रों, 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है,
इन दोनों की बात करते हैं तो जो 70 प्रकार का राइबोसोम होता है साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। मित्रों यह पाया जाता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। मित्रों साथ ही साथ यह पाया जाता है प्लास्टिड, जिसे अपन बोलते हैं लवक। प्लास्टिड यानी लवक के अंदर पाया जाता है। मित्रों यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। यदि हम बात करें इस 70 प्रकार की, तो इसकी भी दो उप इकाइयां होती है साथियों। कितनी इकाइयां होती है? दो उप इकाई होती है मित्रों। एक होती है साथियों 50S, एक होती है 50S और एक होती है साथियों 30S। कितनी इकाइयां होती है? दो उप इकाई होती है, एक होती है 50S और एक होती है साथियों 30S। मित्रों यदि हम बात करें इस 80 प्रकार के राइबोसोम की, तो मित्रों यह पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और मित्रों यह पाया जाता है मानव की कोशिका के अंदर। मानव की कोशिका के अंदर पाया जाता है। यदि हम बात करें इस 80 प्रकार की साथियों, तो इसकी भी दो उप इकाइयां होती है। उप इकाई जो होती है साथियों, इसकी भी दो उप इकाई होती है। एक होती है कौन सी साथियों? एक होती है 60S और एक होती है साथियों 40S। कौन सी होती है? एक होती है 40S और एक होती है 60S। यदि हम बात करें साथियों, ये जो S लिखा हुआ है, ये S लिखा हुआ है साथियों, इसकी बात करते हैं अपन, तो ये होता है सेटबर्ग इकाई होती है साथियों। क्या होती है? S जो होता है वो सेटबर्ग इकाई होती है साथियों। कौन सी इकाई होती है? सेटबर्ग इकाई है, या इसे कहा जाता है साथियों अवसादन गुणांक। क्या कहा जाता है? अवसादन गुणांक कहा जाता है। अवसादन गुणांक कहा जाता है। मित्रों ये सेटबर्ग इकाई जो होती है या अवसादन गुणांक जो होती है, ये राइबोसोम को मापने की इकाई होती है। क्या होती है? राइबोसोम को मापने की जो इकाई है, मापने की इकाई जो है वो क्या है? ये सेटबर्ग इकाई है साथियों। S यानी सेटबर्ग या साथियों है अवसादन गुणांक। क्या है? अवसादन गुणांक। आगे देखिए साथियों, यदि हम बात करें इस राइबोसोम की, तो जब बहुत सारे राइबोसोम जब mRNA से जुड़ जाते हैं, mRNA से जुड़ जाते हैं, तो ये पॉलीसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? पॉलीसोम कहलाते हैं। पॉलीसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलीसोम कहलाती है। और ये प्रोटीन की क्या है साथियों? प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई है। क्या है साथियों? कार्यात्मक इकाई है। प्रोटीन की क्या है साथियों? कार्यात्मक इकाई है। मित्रों जब बहुत सारे राइबोसोम mRNA के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो ये पॉलीसोम कहलाते हैं। और जो पॉलीसोम होती है साथियों, वो प्रोटीन की कार्यात्मक क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है साथियों? प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई होती है। मित्रों हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम, और राइबोसोम की दो इकाइयां होती है। एक होती है 70S और एक होती है 80S। 70 प्रकार का जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर पाया जाता है, प्लास्टिड यानी लवक के अंदर पाया जाता है मित्रों, और ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है साथियों। यदि हम बात करें इस राइबोसोम की, 70 प्रकार के राइबोसोम की, तो ये
इसकी दो उप इकाइयां होती है, एक होती है 50s और एक होती है 30s। जब बहुत सारे राइबोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं साथियों, किससे जुड़ जाते हैं, mRNA से जुड़ जाते हैं, तो ये पॉलीसोम कहलाती है। और पॉलीसोम जो होती है वो प्रोटीन की क्या होती है साथियों, कार्यात्मक इकाई होती है। ऐसे इस प्रकार के राइबोसोम की अगर बात करें अपन, तो ये पाया जाता है यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में, और मानव की जो कोशिका होती है, मानव की जो सेल होती है, उसके अंदर पाया जाता है साथियों। यदि हम बात करें इसकी उप इकाई की, तो मित्रों इसकी दो उप इकाइयां होती है, एक होती है 60s और एक होती है 40s। मित्रों राइबोसोम के साथ जो इनकी इकाइयां होती है उनके साथ जुड़ा होता है साथियों S, और S को कहा जाता है सेटबर्ग इकाई कहा जाता है मित्रों, या इसे कहा जाता है अवसादन गुणांक। जो अवसादन गुणांक या सेटबर्ग इकाई है साथियों, ये राइबोसोम को मापने की इकाई है, जिसे S या सेटबर्ग या अवसादन गुणांक कहा जाता है। मित्रों ये जो राइबोसोम होता है, ये जो राइबोसोम जो होता है साथियों, ये क्या होता है कि जो ई कोलाई होता है साथियों, ई कोलाई के अंदर 1000 क्या पाए जाते हैं साथियों, 10,000 क्या पाए जाते हैं साथियों, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं साथियों, राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें, ई कोलाई के अंदर 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। और मित्रों स्तनधारी की जो सेल होती है, स्तनधारी की जो सेल होती है साथियों, स्तनधारियों में प्रति सेल, प्रति कोशिका 1 मिलियन क्या पाए जाते हैं साथियों, 1 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 1 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं साथियों। किसमें, स्तनधारियों में प्रति कोशिका में 1 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। यदि हम बात करें साथियों इस राइबोसोम की, तो जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं का, जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में कोशिकाओं का राइबोसोम दोगुना होता है साथियों, दोगुना होता है। किससे होता है साथियों, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से। किससे, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के राइबोसोम से, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के राइबोसोम से क्या होता है साथियों, दोगुना होता है। मित्रों यूकेरियोटिक प्रकार की जो कोशिका है, उनका जो राइबोसोम है वो दोगुना होता है। किससे साथियों, इससे जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है साथियों, उसका जो राइबोसोम होता है वो दोगुना होता है। किससे, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से। तो मित्रों ये तो था राइबोसोम, जिसके सारे फैक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगला जो हमारा झिल्ली रहित कोशिकांग है वो है साथियों कौन सा, तारक काय। क्या है साथियों, तारक काय, तारक केंद्र। मित्रों हम पढ़ते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग का अगला पार्ट, जिसका नाम है साथियों क्या है, सेंट्रियोल यानी तारक काय। क्या है, सेंट्रियोल यानी तारक काय या तारक केंद्र। दूसरा जो है वो है तारक केंद्र, जिसे बोलते हैं साथियों सेंट्रियोल। क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है साथियों, सेंट्रियोल यानी सेंट्रियोल। मित्रों इस तारक केंद्र की बात करें अपन, तो एक वैज्ञानिक हुए थे वॉन बेडन। वॉन बेडन ने क्या की साथियों, इसकी खोज की थी। और कब की थी, 1887 ईस्वी के अंदर वॉन बेडन नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी के अंदर वॉन बेडन नामक वैज्ञानिक ने क्या की साथियों, इसकी खोज की थी। लेकिन एक वैज्ञानिक आते हैं बोवेरी। क्या नाम साथियों, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था, सेंट्रोसोम कहा था। क्या कहा था, बोवेरी ने इन्हें
सेंट्रोसोम कहा साथियों। क्या कहा? सेंट्रोसोम। क्या कह दिया साथियों? इन्हें सेंट्रोसोम कहा। मित्रों, तारक केंद्र खोज की थी वॉन बेडन ने 1887 ईस्वी के अंदर, और बोवेरी ने इन्हें क्या कहा? सेंट्रोसोम कहा। क्या कहा साथियों? सेंट्रोसोम कहा था साथियों। यानी इस सेंट्रोसोम का अर्थ होता है, क्या होता है साथियों? तारक काय। क्या होता है? तारक काय। मित्रों, इन्हें तारक केंद्र भी कहते हैं, तारक काय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक केंद्र भी कहते हैं, तारक काय भी कहते हैं। मित्रों, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। क्या होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। क्या होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। मित्रों, बेलनाकार आकृति के अंदर पाया जाता है। जो केंद्रक होता है हमारा, उस केंद्रक के जस्ट नीचे पास के अंदर साथियों एक बेलनाकार आकृति पाई जाती है इस प्रकार से। और इस बेलनाकार आकृति को क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारक काय कहा जाता है। सॉरी, तारक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारक केंद्र कहा जाता है। मित्रों, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। इस पूरे जोड़े को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है तारक काय। क्या कहा जाता है साथियों? तारक काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारक काय कहा जाता है। यानी एक सेंट्रोसोम के अंदर दो क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र पाए जाते हैं। दो क्या पाए जाते हैं साथियों? तारक केंद्र पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो क्या पाए जाते हैं साथियों? तारक केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र पाए जाते हैं। और मित्रों, इस तारक केंद्र जो होता है, तारक केंद्र जो होता है साथियों, इसके अंदर 9 तंतुओं से बना होता है। ये किससे बना होता है? 9 प्रकार के तंतुओं से बना होता है साथियों। किससे बना होता है? प्रत्येक जो तारक केंद्र होता है वो 9 तंतुओं से बना होता है। और साथियों, एक तारक केंद्र के अंदर पाई जाती है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब हो गया साथियों सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है 3 एक तारक केंद्र में। मित्रों, ये जो तारक केंद्र होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, उस कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान जो तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है, तर्कु तंतुओं का जो निर्माण होता है साथियों, वो निर्माण कौन करता है? ये तारक केंद्र करता है। कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का जो निर्माण होता है साथियों, वो कौन करता है? ये तारक केंद्र करता है साथियों। कौन करता है? तारक केंद्र करता है। मित्रों, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से साथियों? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंदर चलन या गमन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं साथियों। जैसे पक्षमाभ आपने पढ़ा होगा, पक्षमाभ आपने पढ़ा होगा साथियों। फ्लैजिला, जिसे अपन बोलते हैं कसाब, क्या बोलते हैं? कसाब बोलते हैं साथियों। उन कसाब या पक्षमाभ का जो आधार बिंदु होता है साथियों, क्या होता है? आधार बिंदु जो होता है, उस आधार बिंदु का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? ये तारक केंद्र करता है। पक्षमाभ या कसाब, इनका जो आधार बिंदु होता है साथियों, उनका निर्माण कौन करता है? ये तारक केंद्र करता है। साथियों, जो शुक्राणु होता है, क्या होता है साथियों? जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की जो पूंछ होती है, उस टैल या पूंछ का जो निर्माण करता है वो कौन करता है साथियों? कौन करता है? ये तारक केंद्र करता है। मित्रों, एक बार फिर से देखिए, रिवाइज करता हूं मैं। इसकी जो खोज की थी वो वॉन बेडन नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी के अंदर की थी। लेकिन बोवेरी ने इन्हें साथियों क्या कहा? सेंट्रोसोम यानी तारक काय कह दिया। यदि हम बात करें साथियों, तो ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। क्या होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। मित्रों, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? इस प्रकार से केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के जस्ट नीचे एक बेलनाकार आकृति पाई जाती है साथियों, और जोड़े के रूप में पाई जाती है। एक आकृति को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? तारक केंद्र कहा जाता है। और
इस पूरे जोड़े को क्या कहा जाता है साथियों? सेंट्रोसोम कहा जाता है। यानी एक सेंट्रोसोम के अंदर साथियों दो क्या उपस्थित होते हैं? तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र 9 तंतुओं से मिलकर बना होता है साथियों, और प्रत्येक तारक केंद्र के अंदर 3 सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल होती है। मित्रों, यदि हम बात करें कोशिका विभाजन के दौरान इस तारक केंद्र की, तो जो कोशिका विभाजन के दौरान तारक केंद्र तर्कु तंतुओं का क्या करता है साथियों? निर्माण करता है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं साथियों, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गई, उन पैरामीशियम के अंदर या सूक्ष्म जीवों के अंदर जो चलन और गमन के लिए यानी चलने या गमन घूमने के लिए उसके अंदर क्या पाए जाते हैं साथियों? कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एंटीना समान क्या पाए जाते हैं साथियों? अंग पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है पक्षमाप कसाब कहा जाता है। तो साथियों इनका जो पक्षमाप यानी सीलिया और फ्लैजिला जिसे कहते हैं पक्षमाप या कसाब का जो आधार बिंदु बनाने का काम करता है साथियों, कौन करता है? यही तारक केंद्र करता है साथियों। मित्रों, यदि हम बात करें शुक्राणु, जो शुक्राणु कोशिकाएं होती है साथियों, शुक्राणु के अंदर जो पूंछ होती है, टेल होती है शुक्राणु की, उनका जो निर्माण करता है साथियों, वो कौन करता है? यही तारक केंद्र करता है। मित्रों, नाम के अंदर कंफ्यूज मत होना। तारक केंद्र आ जाए तो भी वही बात है, तारक काय आ जाए तो भी वही बात है साथियों, केंद्र काय आ जाए तो भी वही बात है, सेंट्रियोल आ जाए तो भी वही बात है, और साथियों क्या नाम आए? सेंट्रोसोम आए तो भी वही बात है। मित्रों, ये था हमारा क्या? झिल्ली रहित कोशिकांग, जो मैंने अभी आपको बताया, राइबोसोम और सेंट्रियोल के बारे में मैंने आपको बताया। मित्रों, इसके बाद में एक झिल्ली रहित कोशिकांग बचता है जिसका नाम है केंद्रिका। और केंद्रिका जब मैंने आपको पढ़ाया था केंद्रक, उस केंद्रक के अंदर मैंने केंद्रिका के बारे में आपको बता रखा है। उस वीडियो को जरूर देखना साथियों, आपको केंद्रिका के बारे में पढ़ना है। और कल हम पढ़ेंगे साथियों क्या? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। और कल हमारी कोशिका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा साथियों? खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे साथियों ह्यूमन फिजियोलॉजी, शारीरिकी पढ़ेंगे हम मानव की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र साथियों, उत्सर्जन तंत्र, ये सब प्रकार के तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र है, ये सब प्रकार के तंत्र हम उसमें पढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को हो सके जितना ज्यादा क्या करें साथियों? शेयर करें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को साथियों शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद साथियों।